नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? एक तरफ मुख्यमंत्री स्टालिन कह रहे हैं कि त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू नहीं करेंगे, यानी हिंदी राज्य में नहीं पढ़ाएंगे। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह उनको चुनौती देते हैं और ये कहते हैं कि आप जो है पहले इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई तमिल में कराकर दिखाइए और फिर बोलिए। जाहिर सी बात है कि ये पढ़ाई तमिलनाडु में भी अंग्रेजी में होती है, जैसे देश के सभी राज्यों में होती है। पूरे देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में ही होती है। भारत में अभी हिंदी में या किसी और भाषा में नहीं होती है। तो स्टालिन को अंग्रेजी तो मंजूर है, लेकिन हिंदी मंजूर नहीं है। आखिर क्यों? क्या कारण है? क्यों वो हिंदी से डरते हैं? और सिर्फ वही नहीं, जितने भी द्रविड़ नेता हैं, द्रविड़ पार्टियों के नेता हैं, वो लगातार हिंदी का विरोध करते रहे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये लड़ाई जो है वो आजादी के पहले शुरू हो गई थी। यानी 1935-36 में ही हिंदी के खिलाफ तमिलनाडु में आवाज उठाने लगे थे लोग और हिंदी का विरोध करने लगे थे। उस समय भी यही कहा जा रहा था कि अगर हिंदी को लागू किया गया तो हिंदी का साम्राज्य फैल जाएगा। मैं ये एक बात और यहाँ बताना चाहूंगा कि हिंदी उस समय तक एक विकसित भाषा नहीं थी, लेकिन कांग्रेस और महात्मा गांधी ने हिंदी को प्रोत्साहित करना शुरू किया और वो ये चाहते थे कि देश में एक ऐसी भाषा हो जो संपर्क भाषा का काम करे। आपको पता ही है कि हमारे देश में सभी राज्यों की भाषाएं, ज्यादातर राज्यों की भाषाएं अलग अलग हैं। भाषाओं के आधार पर ही राज्यों का गठन किया गया है। जैसे कि तमिल भाषी लोगों के लिए तमिलनाडु है, तेलुगु लोगों के लिए आंध्र प्रदेश और काफी हद तक तेलंगाना भी है, जो बाद में विभाजित हुआ। कन्नड़ के लिए कर्नाटक है। बंगाल जो है वो पश्चिम बंगाल जिसे कहते हैं वो बांग्ला भाषा पर आधारित है। तो ये तमाम, उड़ीसा जो है उड़िया भाषा पर आधारित है। तो भाषाओं के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और कुछ हिंदी भाषी राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, काफी हद तक हरियाणा, उसके अलावा दिल्ली, ये सब हिंदी भाषी राज्य जो हैं वो माने जाते हैं। तो इस समय जब त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू करने की कोशिश की जा रही है, यानी केंद्र सरकार ने एक योजना पेश की है, जो नई शिक्षा नीति है, उसमें ये कहा गया है कि छात्रों को शुरू से ही स्कूल के साथ ही जो है 3 भाषाएं पढ़ाई जाए। वैसे तो जो ये सरकार की नई शिक्षा नीति है उसमें कई तरह के विशेषणों का प्रयोग किया गया है और यह कहीं बताने की कोशिश नहीं की गई है कि उसमें हिंदी पढ़ाना अनिवार्य होगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि उसमें 3 भाषा का मतलब यही होता है कि आप एक तो अपने राज्य की भाषा पढ़ाएं, यानी जिस राज्य के बच्चे हैं उस राज्य की जो भाषा है उसको जरूर पढ़ाया जाए। तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, बंगाल में बांग्ला वगैरह वगैरह। और दूसरी भाषा अंग्रेजी को ही पढ़ाते रहना, उसकी पढ़ाई जारी रखना, उस पर भी कोई रुकावट नहीं लगाई गई है। और तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाने की बात की गई है, संपर्क भाषा के रूप में। मैं आपको एक बात यहाँ पर और भी कहूं कि हिंदी जो है भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उसमें सबसे नई भाषा है और ये बहुत तरह की बोलियों से और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनसे इनका विकास हुआ है। अगर आप देखें तो 1920 के पहले तक हिंदी का कोई, जो आधुनिक हिंदी हम बोलते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। उसकी जगह पर अवधी, भोजपुरी, मैथिली जैसी भाषाएं थी। आप तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखा है वो अवधी में है, हिंदी में नहीं है। हालांकि अब उसको हिंदी का ही ग्रंथ मानते हैं, लेकिन जो भाषा है वो अवधी है। कृष्ण पर जितनी भी चीजें लिखी गई हैं वो ज्यादातर ब्रज भाषा में है, जो हिंदी के काफी करीब है, लेकिन हिंदी नहीं है। हिंदी तो खड़ी बोली है जिसको कि अंग्रेजों ने
प्रचारित करने की कोशिश की। खरी बोली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, कुछ इस इलाके में बोलने की परंपरा रही थी, और हिंदी जो है उर्दू जो भाषा है उसके भी काफी करीब है। बहुत सारे शब्द मिलते हैं, वाक्य विन्यास, रचनाएं जो है एक तरह की हैं। फर्क यह है कि उर्दू में जो है फारसी और अरबी के शब्द ज्यादा हैं, और हिंदी में संस्कृत के शब्द जो हैं वो ज्यादा हैं, लेकिन दोनों का व्याकरण एक है। और लिपि जरूर अलग है, जैसे हिंदी को देवनागरी में लिखते हैं और उर्दू को जो है अरबिक जो है उसमें लिखते हैं, स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो ये सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई। अंग्रेजों ने मुख्य तौर पर अपना जो कैंटोनमेंट था उसमें एक भाषा बनाने की कोशिश की जिसमें हिंदी का उदय हुआ। आमतौर पर ये फौजियों की भाषा के रूप में इसका विकास शुरू हुआ, और बाद में जब गांधी जी आजादी की लड़ाई में आए, कांग्रेस काफी सक्रिय हो गई, पूरे देश में उन्होंने फैलाना शुरू किया, तो उन्होंने भी महसूस किया कि एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो देश भर के लोग समझते हों, बोल सकते हों, और उसके जरिए जो राष्ट्रीय एकता है उसको कायम करना आसान हो जाएगा। और मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूंगा कि 1937 में, 1937 यानी आजादी से 10 साल पहले, उस समय जो है अंग्रेजी सरकार, केंद्र में अंग्रेजों की सरकार थी, लेकिन आपको पता है कि पहले राज्यों में जो है, कुछ राज्यों में स्थानीय लोगों की सरकार बनी थी। 1937 में कांग्रेस की सरकार थी तमिलनाडु में। तमिलनाडु उसका नाम नहीं था उस समय, उसको मद्रास प्रोविंस कहते थे, मद्रास प्रदेश कहते थे। और ये तो नाम तो बहुत बाद में आकर के, आजादी के भी बहुत बाद में बदला गया, जब भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन हो गया, और उसके बाद में इसको जो है बदला गया। तो इसमें उस समय जब 1937 में कांग्रेस की सरकार थी, सी राजगोपालाचारी जो है मद्रास प्रोविंस के मुख्यमंत्री थे, और ये वही सी राजगोपालाचारी हैं जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो उनकी वो मुख्यमंत्री थे। उस समय कोशिश की गई कि हिंदी को लागू किया जाए, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। मैं एक बात और बताता चलूं कि जब कांग्रेस सक्रिय हुई थी तो हिंदी प्रचारणी सभाएं बनाई गई थी आजादी के बहुत पहले, और ये हिंदी प्रचारणी सभाएं जो है पूरे देश में, खासतौर पे गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में जा करके और हिंदी का प्रचार किया करती थी, और कोशिश करती थी कि ये लोग जो है हिंदी सीखें, हिंदी बोलें, ताकि अंग्रेजी पर लोगों की निर्भरता जो है कम हो। यानी उस जमाने में तो ये स्थिति थी कि तमिलनाडु से अगर कोई दिल्ली आता है तो कैसे बात करे। तो मद्रास प्रोविंस में, लेकिन उसके साथ साथ जब 1937 में सी राजगोपालाचारी ने हिंदी को वहां लागू करने का फैसला किया, तब वहां पर ये जो द्रविड़ आंदोलन था, जिसके नेतृत्व पेरियार ईवी रामास्वामी थे, उन्होंने विरोध किया, और उन्होंने कहा कि ये हिंदी के जरिए जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनका साम्राज्य तमिलनाडु पर, या उस समय के मद्रास प्रोविंस पर, या तमिल लोगों पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। आपको मालूम ही है कि तमिलनाडु में, या जो मद्रास प्रोविंस है या तमिल इलाके हैं, वहां पर पेरियार का आंदोलन बहुत तेज था। एक समय में पेरियार ने ही द्रविड़ कड़गम पार्टी की स्थापना की थी, और इस पार्टी के 2-3 मुद्दे थे। एक तो वो हिंदी का विरोध करते थे, इसके साथ साथ वो मनुस्मृति का विरोध करते थे, और हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है, हिंदू धर्म में जो कई तरह की बुराइयां कही जाती हैं, उनको लेकर के पेरियार ने आंदोलन किया था, और वो आंदोलन लंबे समय तक चला। हालांकि बहुत बाद में सरकार में आने का मौका मिला, फिर द्रविड़ कड़गम से ही टूट करके, द्रविड़ कड़गम के ही और पेरियार के ही कुछ शिष्यों ने जो है, उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना की। ये एक अलग चलता रहा, लेकिन एक बात शुरू से ही चलती रही कि वो हिंदी को स्वीकार नहीं करना चाहते, आज भी हिंदी को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो इसमें
जो अभी हमारी सरकार है वो त्रिभाषा फॉर्मूला को फिर से लागू करना चाहती है। फिर से मैं इसलिए कह रहा हूं कि त्रिभाषा फॉर्मूला कोई नई बात नहीं है। दरअसल त्रिभाषा फॉर्मूला जो है वो बहुत पहले, मतलब आजादी के तुरंत बाद जो है उसको लागू करने की कोशिश की गई थी। और उसमें भी मुख्य बात यही थी कि भाई आप अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो है वो जरूर पढ़ें, उसके साथ साथ दो और भाषाएं पढ़ें और हिंदी भी पढ़ें। और उस समय जो था अंग्रेजी को वैकल्पिक कर दिया गया था कि आप चाहें तो किसी और राज्य की भाषा या किसी और भाषा को पढ़ें, जर्मन को पढ़ लें, विदेशी भाषा अगर पढ़ना चाहते हैं फ्रेंच को पढ़ लें अगर विदेशी भाषा पढ़ना चाहते हैं, या अगर भारत की भाषा पढ़ना चाहते हैं तो बांग्ला पढ़ें, कन्नड़ पढ़ें, मलयालम पढ़ें, ये बातें थी। लेकिन तमिलनाडु में इस बात को स्वीकार नहीं किया गया, लंबे समय तक चलता रहा। 1968 में जहां तक मुझे ध्यान में है ये जो है शुरू किया गया, कोशिश की गई कि त्रिभाषा फॉर्मूला जो है उसको लागू किया जाए। 1968 में ही इसको बनाया गया था। उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे सी अन्नादुरई, वो जो है डीएमके से थे और उन्होंने इसका पूरा खुल करके विरोध किया और उसको लागू नहीं किया था। तो त्रिभाषा फॉर्मूला तमिलनाडु को छोड़ करके बाकी जगहों पर किसी न किसी रूप में लागू हुआ, लेकिन तमिलनाडु में बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ। और आपको बताएं कि बाद में, बहुत बाद में चल करके जब जयललिता मुख्यमंत्री बनी थी तब उन्होंने ये तय किया था कि स्कूलों में अगर बच्चे हिंदी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके पहले तो हिंदी पढ़ाने की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। अब जो नई परिस्थितियां हैं वो क्या है? नई परिस्थितियों को अगर आप देखें तो उसमें दो तीन बातें जो हैं बहुत साफ है कि जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है जिसमें कि दो चीजें होती है, एक तो हिंदी को लेकर विरोध है और दूसरा जो मनुस्मृति है जिसमें जातियों के आधार पर हिंदू समाज को बांटा गया उसका विरोध है। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन निश्चित तौर पे उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि स्थितियां बदल गई हैं। अभी कोई 2 साल पहले मेरे एक मित्र हैं लखनऊ के, उनकी बेटी की शादी एक तमिल युवक के साथ में हुई। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जहां कि तमिल लोग जो हैं गैर तमिलों से विवाह कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये जो परिस्थिति है वो क्यों बनी है? वो इसलिए बनी कि तमिलनाडु जो है आईटी का एक बड़ा हब है। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ बेंगलोर है, पर ऐसा नहीं है। कोलकाता भी आईटी का हब है, मुंबई में भी है और हैदराबाद भी है, चेन्नई भी है। बड़ी संख्या में बिहार उत्तर प्रदेश के छात्र वहां जाकर के पढ़ रहे हैं और वहीं नौकरी भी कर रहे हैं। और चूंकि संपर्क शुरू हो गया है हिंदी भाषी लोगों के बीच में और तमिल लोगों के बीच में, इसलिए शादी विवाह भी होने लगे हैं। लेकिन राजनीतिक स्तर पर अगर देखें तो ये बात अभी भी बनी हुई है। जो आजादी के पहले जिसकी शुरुआत हुई थी, हमने अभी कहा कि 1937 में हिंदी पढ़ाने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद सरकार चली गई। 1940 में अंग्रेजी सरकार ने जो है हिंदी को पढ़ाना वहां बंद कर दिया गया। फिर 1947 में जो हमारी राष्ट्रभाषा की भाषा की नीति बनी, उसमें यह कहा गया कि 15 वर्षों तक, सिर्फ 15 वर्षों तक जो है अंग्रेजी में सरकारी कामकाज करते रहेंगे, संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी को चलाते रहेंगे। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि उसके बाद जो है वो हिंदी को संपर्क भाषा बना लेंगे, यानी एक राज्य दूसरे राज्य के साथ और केंद्र के साथ में हिंदी में संपर्क करेंगे। पर ये हुआ नहीं। वो वैसे ही ये बात जो है सभी राज्यों के लिए सही है, बंगाल के साथ भी सही है, केरल के साथ भी सही है, कर्नाटक के साथ भी सही है, सभी राज्यों के लिए सही है। लेकिन आज की स्थिति जो है वो बिल्कुल अलग है। मैं जो आज भी त्रिभाषा फॉर्मूला की बात करते हैं लोग, उनको मैं कहना चाहूंगा कि ये पूर्णतः राजनीतिक पहल है। इनको मालूम है कि जब भी आप कहोगे तमिलनाडु से कि हिंदी को पढ़ाओ तो उसका विरोध होगा, क्योंकि द्रविड़ पार्टियां जो भी हैं वो इस उनके बने रहने का एक आधार ये भी है
तो सरकार, केंद्र की सरकार एक ऐसे मामले में फंसती आ रही है जिसको हमने कहा कि जिसका 1935-36 से ही विरोध शुरू हो गया था और अब भी जारी है। वैसे ये महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं चेन्नई जा चुका हूँ और तमिलनाडु के कुछ और क्षेत्रों में भी गया हूँ। वहाँ लोग हिंदी समझने लगे, हिंदी में बात करते हैं, बहुत सारे लोग हिंदी पढ़ते हैं। तो हिंदी का प्रचार खुद हो रहा है, हिंदी की फिल्में हिंदी का प्रचार कर रही हैं, हिंदी के जो दूसरे प्रोग्राम है वो प्रचार कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी जो हिंदी की फिल्में हैं उन्होंने बहुत योगदान किया है। तो जो स्वाभाविक रूप से हो रहा था वो अब एक तरह से फिर मुश्किल में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज की जरूरत यही है कि केंद्र सरकार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि वो इस बात को छोड़ दे, राज्यों को तय करने दे। शिक्षा जो है राज्यों का विषय है, उनको तय करने दे कि वो किस भाषा को पढ़ाएंगे और किस भाषा को नहीं पढ़ाएंगे। और हिंदी की जो प्रगति है वो बहुत अच्छी प्रगति है, उसको राजनीति नहीं बनने दे। हिंदी आज सभी राज्यों में, मलयालम, आप चाहे केरल में जाएं, कर्नाटक में जाएं, आंध्र में जाएं, बहुत जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको छोड़ दें तो शहरी इलाकों में लोग पढ़ने लगे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वहां जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, रोजगार के लिए जा रहे हैं और बहुत सारी दूसरी चीजों के लिए, व्यापार के लिए जा रहे हैं। और वहां के लोग जो हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में आ रहे हैं, तो हिंदी का विकास जो है वो स्वाभाविक रूप से हो रहा है। भाषाओं का विकास स्वाभाविक रूप से ही होता है। अगर थोपने की कोशिश की जाए तो भाषाएं जो है नहीं थोपी जा सकती हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो मुगल सरकारें थी उस समय अरबी और फारसी सरकार की भाषाएं हुआ करती थी, लेकिन अरबी फारसी तो भारत की भाषा नहीं बन पाई, भारत ने उसको स्वीकार नहीं किया। उसके बीच से हिंदी और संस्कृत और इन सब चीजों के बीच से एक उर्दू भाषा का जन्म हुआ जिसमें फारसी के और अरबी के शब्द हैं, लेकिन जो उर्दू है वो अरबी फारसी नहीं है। वो भारत में हिंदी के साथ ही उसका जन्म हुआ है, हिंदी के साथ ही विकास हुआ है और जो कुछ भी इस समय चल रहा है वो शुद्ध राजनीति है, केंद्र सरकार की तरफ से भी और जो स्टालिन है उनकी तरफ से भी। बेहतर यही है कि हिंदी को अपने हाल पर छोड़ दें। हिंदी के भाषाओं का विस्तार, भाषाओं का विकास जो है वो उसके बोलने वाले लोग और उसकी जो जरूरत होती है, जो उसके उपभोक्ता होते हैं उनके अनुसार होता है और वो होता रहेगा। तो आप जब कोई तमिलनाडु में त्रिभाषा फॉर्मूला की बात करें और तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना कि निश्चित तौर पे कोई राजनीतिक खेल है हिंदी के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए, क्योंकि तमिलनाडु में जो अभी सरकार है उसका कोई स्टेक नहीं है, वहां वो सबसे कमजोर स्थिति में है। तो त्रिभाषा फॉर्मूला के नाम पर एक तरह से हिंदी भाषी लोगों को खुश करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत फल देने वाला नहीं है। धन्यवाद। आप सत्य हिंदी के साथ बने रहे। इसके लिए सत्य हिंदी के प्रोग्राम कैसे लगते हैं कमेंट में हमको जरूर बताएं। आप सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों दोस्तों को भी सलाह दें। हम निष्पक्ष ढंग से, बेबाक ढंग से अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं और ये सिलसिला जो है लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।